देखिए, मैं देश के प्रधानमंत्री को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने दुनिया में आतंकवाद को सफाई के लिए मतलब हमेशा आवाज़ उठाए और समर्थन भी लिया और किया भी, और भारत में आतंकवाद का सफाई भी किया। लेकिन कुछ ऐसे मैंने बताया ना कि कुछ सिरफिरे लोग हैं कि जो राष्ट्र विरोधी, भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल रहते हैं, और इसीलिए हमारी सरकार चाहती है कि ऐसे जहाँ धार्मिक जो केंद्र है, जहाँ से शिक्षा दी जाती है, वहाँ एकेडमिक केंद्र बनाया जाए और लोगों को हर तरह की शिक्षा दी जाए। डॉक्टर भी बनाए, इंजीनियर भी बनाए, नौकरी भी करें, जो भी क्षेत्र में है वो सब व्यापारी भी बना करें। अब उसी सेंटर पर ज़्यादातर जहाँ इस्लामिक पढ़ाई होती है या धार्मिक पढ़ाई होती है, वहीं कुछ लोगों के दिमाग में जहर घोले जाते हैं, और ऐसे बच्चों को जहर न घोल पाए और जहर घोलने वालों के खिलाफ कार्रवाई हो, और हम उसमें अच्छी चीज़ें दें जिससे शांति आए, राष्ट्र का निर्माण हो, उनके समाज का भी निर्माण हो। तो ऐसे में ऐसी इस घटना की निंदा करते हैं, और निश्चित रूप से जो इससे सिरफिरे शामिल हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो। आगे ऐसा कुछ न हो, उस पर भारत बड़े कड़े कदम उठाए जाए। बस समय अगर देखा जाए तो इनके यहाँ सर मदरसों में जो शिक्षा दी जाती है, जो मजहबी शिक्षा दी जाती है, वो कहीं न कहीं वो ठीक नहीं है लोकतंत्र के लिए, और कुल मिला के कट्टरता उसमें सिखाया जाता है। नहीं भाई, है ना, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर, तो इसके मतलब वो मजहब वाले नहीं हैं। वो सब जो है वो लोग एक तरीके से उनकी सोच ही आतंकवाद की है, क्योंकि मजहब जब बैर सिखाता ही नहीं है तो इस तरीके की आवाज़ क्या मतलब है। तो इसका मतलब वो नाम मजहब का है कि हम इस धर्म में हैं, क्योंकि और काम दूसरा उनका है। तो वो ऐसी राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल होने वाले हैं लोग हैं। तो इसीलिए मैं कहता हूँ जहाँ मजहब की भी पढ़ाई हो, तो हम नहीं कहते मजहब की पढ़ाई हो, स्वतंत्रता हो, लेकिन उसके अंदर राष्ट्र के विकास और समाज और परिवार के विकास की भी पढ़ाई हो कि कैसे विकसित हो सकता है। ये हमारी सरकार करने जा रही है। सर, कांग्रेस ने भी अपना स्टैंड क्लियर किया है इस मामले को लेकर। वो लोग फ़लस्तीन के बोले कि हम पहले ही उनका समर्थन करते थे और आज भी हम फ़लस्तीन के साथ हैं। क्या कहेंगे सर? देखिए, दुनिया में लोकतंत्र स्थापित हो गई है, और लोकतंत्र से लोगों की समस्याओं के समाधान होते हैं। तो लोकतांत्रिक ढंग से अब जो भी आंदोलन हो, जो भी संघर्ष हो, जो भी लोगों को संदेश देना हो, प्रोटेस्ट करना हो एजिटेशन को, लोकतांत्रिक होना चाहिए। और लोकतांत्रिक के अलावा अगर कुछ भी करता है तो वह गैरतांत्रिक है, और उसके खिलाफ हम लोग उसका समर्थन नहीं करते। हम लोकतांत्रिक ढंग से जितने भी कार्य होते हैं उसे हम उसका समर्थन करते हैं, और लोकतांत्रिक ढंग से समस्याओं का समाधान भी होना चाहिए। हमारी सरकारों की जिम्मेदारी बनती है कि लोकतंत्र इसलिए बना कि जो भी समस्याएँ आती हैं उसको निपटारा करें। आप सर एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं और जनता से सीधा जुड़े हुए भी हैं, आप जीत के आए हैं, आप मंत्री भी हैं। आपसे हम जानना चाहते हैं, अगर कोई देश किसी मामले पे एक जगह एक बात पे खड़ा है, तो क्या दूसरी लाइन हो सकती है क्या? कहा गया ना कि लोकतंत्र लोगों का तंत्र होता है, किसी व्यक्ति और किसी नेता के हाथ में नहीं होता है। लोग जन भावनाओं के अनुरूप काम करने को लोकतंत्र कहते हैं। तो लोग अपनी भावनाओं के अनुरूप अगर देश चलाना चाहते हैं तो नहीं, लोग कैसा चाहते हैं और लोगों के हिसाब से देश चलता है, और लोगों के हिसाब से जो देश काम करता है वो ठीक है। लेकिन अपने हिसाब से जो काम करता है, तो आपने देखा होगा यूएनओ बना है, अंतर्राष्ट्रीय कानून बने हैं, उस देश को ऐसी इजाज़त थोड़ी है कि अपने हिसाब से काम करेगा। अब पहले था कि जब देश अपने लिए स्वतंत्र था कि कर सकता था, ठीक है, अपने देश में कानून बना सकते हैं, लेकिन आप किसी समाज और किसी भी धर्म के किसी भी समुदाय के खिलाफ आप नहीं खड़ा हो सकते। भारतीय दुनिया में एक बड़ा विश्व का जो संगठन बना वो इसीलिए बना है कि मानवता का निर्माण हो, न कि किसी व्यक्ति की सोच का निर्माण हो। सर, एक दिन पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान आया था कि वो बोले कि हम 500 से विवादित जो राम मंदिर है, आज वहाँ पर राम मंदिर निर्माण हो रहा है। कुल मिला के वो हिंदुओं के एक प्रकार से हक में हो चुका है उसका फैसला। ऐसे ही हम सिंधु भी ले लेंगे, क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय संस्कृति जहाँ जहाँ तक फैली थी और विदेशी आक्रमणकारियों ने उसे ध्वस्त किया, और दुनिया में तब सोने की चिड़िया थी भारत।
तब इसको महाभारत कहते थे, मतलब बृहद भारत कहते थे। और इस संस्कृत को सीखने आते थे दुनिया के लोग। तो सीखने आए थे तो सीख के अपने देश में जाके उनको विकसित करना चाहिए। भारत को बांटने थोड़ी आए थे, कि भारत को कब्जा टुकड़े में बांटने थोड़ी आया था। इसका ज्ञान हमारे तक्षशिला नालंदा विक्रमाशिला में भारत में थोड़ी ज्ञान दिया गया था कि आप जाओ पाकिस्तान बना लो, आप जाओ जो है हिंदुस्तान बना लो, आप जाओ जो है बांग्लादेश बना लो। ये तो गलत हुआ ना। और ये हमारे भारत के लोग अब धीरे धीरे, जब भारत हमारा विश्वगुरु बन रहा है, अर्थव्यवस्था में हम आगे आ रहे हैं, G20 का नेतृत्व कर रहे हैं, 20 अमीर देशों में फिर से भारत समृद्ध हो गया है, तो अगल बगल के लोग सोच रहे हैं कि हमारे यहाँ भुखमरी क्यों है, इसके हमारे लिए तो भारत ही अच्छा है। तो इसलिए वहाँ खुद आवाज़ उठेगी कुछ दिन बाद कि हमको फिर अलग नहीं बल्कि भारत के साथ हो जाना चाहिए, और भारत हमारा समृद्धशाली हो रहा और हमें भी समृद्धशाली बनाएगा, हमारे साथ भी न्याय करेगा। ये देखिएगा एक समय आएगा कि एक प्रदेश को दूसरे प्रदेश के लोग अगर हमारे उत्तर प्रदेश को मॉडल प्रदेश मान रहे हैं, उसी तरीके से भारत को भी मॉडल मानेंगे और लोग कहेंगे नहीं कि हमारे भारत के हिसाब से रास्ते पर हमें भी चलना चाहिए। एक अंतिम सवाल है सर कि 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है, कल पूरा डाटा आ गया है कब कब चुनाव होना है, कैसे होना है। आप चूँकि भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी मित्र एक पार्टी हैं, तो क्या कहेंगे, और चुनाव जो ये 5 राज्यों में होना है उसका क्या रहेगा? त्रेता में मित्रता हुई थी ना, तो आज निषाद राज के वंशज निषाद राज को भगवान राम ने गले लगाया, तो निषाद राज ने सेना देकर जीत दर्ज कराई। तो उसी तरीके निषाद राज के वंशज के बेटे डॉक्टर साहब को मोदी जी ने इसीलिए गले लगाया कि हम 39 पार्टियों का एक ही राय है कि 2024 में मोदी को गद्दी बैठाना, और सभी लोगों ने किया कि उसको ने। तो जहाँ जहाँ भी एनडीए लड़ रही है, भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है, वहाँ हम लोग जीत दर्ज कराने के लिए भारतीय जनता पार्टी, और जीत दर्ज करा कर इनके जो आरक्षण के मुद्दे हैं, जो मछुआरों के मुद्दे हैं, जिनको 1931 से लेकर 91 तक अनुसूचित जाति में इन्हें सुरक्षा थी, संवैधानिक सुरक्षा थी, आरक्षण था, मतलब आर.वी. रसेल, हीरालाल और विलियम कुक के रिपोर्ट के अनुसार हम अनुसूचित जाति की सूची में सूचीबद्ध थे। 1991 तक हमें अनुसूचित माना गया, गिनती होती थी। हम 1961 में 70 लाख थे, हमें पिछड़ी में डाल के 7,000 कर दिया मारने वाला। तो हमारे जो संवैधानिक सुरक्षा छीनने वाले हैं, जो संवैधानिक सुरक्षा मतलब सुरक्षित सीट, लोकसभा, राज्यसभा, विधान परिषद, विधानसभा, ये सुरक्षित किसके लिए थी? मछुआरों के लिए थी, राजभर के लिए थी, केवट मल्ला भी, लेदरमैन, वाशरमैन, फिशरमैन के लिए, क्राफ्टमैन के लिए सुरक्षित थी। खाली एक बिरादरी के लिए थोड़ी सुरक्षित थी, ये इस समूह के लिए सुरक्षित थी, जो कि इनकी दशा ये संविधान ने सुरक्षा दिया था। तो जो मेरा सुरक्षित सीट छीना हो, लोकसभा, विधानसभा, राजनीतिक सुरक्षा छीना हो, नौकरी छीना हो, हमारा जो है ज़मीन छीना हो, मान सम्मान, स्वाभिमान, भविष्य छीना हो, ऐसे छीनने वाले षड्यंत्रकारी, धोखेबाज जितने बेईमान हैं, उनको गद्दी से हटाना है। और जो हमारा साथ दे रहा है, जो हमारे साथ देने का वादा कर रहा है, उस पर प्रयास कर रहा है, जैसे माननीय योगी जी ने पत्र लिखा आरजीआई को, अरे मझवार क्या हैं, ये डॉक्टर साहब कहते हैं आरजीआई पूछो, बताओ, हमें दिशा निर्देश दीजिए। दिशा निर्देश दिया, लिखित रूप से भेजा माननीय योगी जी ने, तत्काल से अतिशीघ्र बताया जा, अतिशीघ्र रिपोर्ट दिया 18 जनवरी 2022 को कि नहीं, केवट मल्ला मझवार अनुसूचित जाति के हकदार हैं। 1961 में इनकी गिनती हुई थी, जब हमारी गिनती संविधान में अनुसूचित है, राष्ट्रपति के नोटिफिकेशन में अनुसूचित है, आरजीआई के रिपोर्ट में अनुसूचित है। तो मेरा उत्तर प्रदेश के राज्यपाल ने भी कह दिया कि नहीं, पिछड़े नहीं हैं, हमें निकाल दिया। तो हम अनुसूचित में क्यों रखे हैं? तो हम अनुसूचित में नहीं, हम अनुसूचित में रखे जाएं, पिछड़े में क्यों रखा गया? तो जो मेरा अधिकार छीना उसे हटाना है, और जो मेरा अधिकार दिलाने जा रहा मोदी जी, अमित शाह जी, उनके साथ है, इसलिए हर जगह जीत सुनिश्चित होगी।